आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है संचार भाषा एवं सर्जनात्मक भाषा। ठीक है, अंग्रेजी में दोनों के लिए बहुत ही प्रचलित शब्द है, लैंग्वेज ऑफ क्रिएशन, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, संचार भाषा का अर्थ होता है व्यापक प्रचार व प्रसार की भाषा। कहते हैं ना, कम्युनिकेट करना, बातचीत करना। ठीक है, तो जिस भाषा का प्रयोग बातचीत में, कम्युनिकेशन में, ठीक है, या किसी भी तरह के माध्यम से प्रचार प्रसार करने के लिए जिसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है उसे हम संचार भाषा कहते हैं। सामान्यतः अगर आप देखें तो संचार भाषा के साथ जनता का जुड़ाव हो जाता है, इसलिए कायदे से आप संचार भाषा को जनसंचार की भाषा भी कह सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसका संबंध व्यापक जनता से हो, व्यापक क्षेत्र विशेष में जो भाषा प्रचार प्रसार के माध्यम के रूप में जो प्रयोग में आ रही है उसे हम संचार भाषा या जनसंचार भाषा कह सकते हैं। डॉक्टर कैलाश नाथ पांडे ने कहा है कि वह भाषा जिसके माध्यम से व्यापक जनता से संपर्क स्थापित किया जा सके उसे हम संक्षेप में संचार भाषा कहते हैं। यानी कि आप एक तरह से देखें, एक संपर्क भाषा आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, वह संपर्क भाषा अलग है। वह संपर्क भाषा कब प्रयोग में आती है कि जो अलग अलग दो भाषा भाषी बोलने वाले लोग हैं उनको जोड़ने के काम में आती है। लेकिन नहीं, यह भाषा अपने महत्व के कारण ज्यादा विस्तार पा चुकी होती है, ज्यादातर लोगों को जोड़ने का काम करती है, ज्यादातर लोगों में आपस में कम्युनिकेशन का काम करती है, इसलिए इसे हम संचार भाषा कहते हैं। संचार का मतलब संचरित होना, विस्तार पाना, फैलना। ठीक है, तो जो भाषा व्यापक जनसमूह के बीच में संचार पाती है, विस्तार पाती है, फैलती है, ठीक है, उसे हम संचार भाषा कहते हैं। आज का जो समय है वह संचार माध्यमों का समय है। आज का समय तकनीक का युग है, संचार का युग है। ठीक है, आप देखें कि कितने सोशल मीडिया अकाउंट पे कोई भी खबर आती है तो ट्विटर से लेके फेसबुक और हर जगह ये चीजें क्या हो जाती हैं, वायरल हो जाती हैं, लोगों तक चीजें पहुंचने लगती हैं। किसी समय विशेष में संचार का माध्यम अखबार हुआ करता था, जो कि आज भी है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदली और अखबार के बाद फिर रेडियो आ गया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जनसंचार का माध्यम श्रव्य भी हो गया। पहले क्या था, अखबार और पत्र पत्रिकाओं में सिर्फ पढ़ा जा सकता था, रेडियो के आने के बाद उसे सुना भी जाने लगा। ठीक है, टेलीविजन के आने के बाद उसे सुना भी जाने लगा और देखा भी जाने लगा। तो क्रमशः इसमें विस्तार होता गया, इसका रूप विकसित होता गया। ठीक है, और इंटरनेट और कंप्यूटर के आने के बाद तो सूचना क्रांति का एक तरह से जमाना ही आ गया। ठीक है, कोई घटना ने घटी नहीं कि आज एक क्लिक पर इंटरनेट की एक गूगल सर्च पे वो सारा का सारा डिटेल आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। वो जितने भी माध्यम हैं, ठीक है, इन सभी माध्यम में भाषा के अलग अलग रूपों का प्रयोग किया जाता है। संचार माध्यमों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रथम और आखिरी उद्देश्य यही होता है कि जो बात कही जा रही है उसको संप्रेषणीय बनाना, ताकि सामने वाले व्यक्ति को वह बात समझ में आ सके। इस उद्देश्य से उस भाषा का प्रयोग उन संचार माध्यमों में किया जाता है। इसलिए संचार माध्यमों में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होती है वह साहित्यिक भाषा नहीं होती है, कठिन भाषा नहीं होती है, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग उसमें किया जाता है। ठीक है, हालांकि शुद्धता का ख्याल रखा जाता है, ठीक है, व्याकरणिक नियमों का ख्याल रखा जाता है। रेडियो एंकर गलत भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन मूलतः प्रयास यह होता है कि वह भाषा या वह शब्द जो प्रयोग किया जा रहा है संचार माध्यमों में वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आ सके। आपको मैंने पहले ही बताया कि विभिन्न संचार के जो माध्यम है उनकी भाषा अलग अलग होती है, क्योंकि प्रत्येक संचार माध्यम का क्षेत्र, उसका स्वरूप, उसकी संरचना जो है वह भिन्न है। जैसे कुछ संचार माध्यम पढ़े जाते हैं, सूचनाएं पढ़ी जाती, जैसे पत्र पत्रिकाओं में, ठीक है, रेडियो में उसे आप सुन सकते हैं, टेलीविजन में आप उसे देख सकते हैं, इंटरनेट और सोशल मीडिया का जमाना आ गया है आजकल, तो वहाँ भी अलग अलग रूप उसके प्रस्तुत हो गए हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि अलग अलग माध्यमों में प्रयोग की जाने वाली जो संचार भाषा है उसका रूप तो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है, एक समान है। संचार भाषा की जो विशेषता है उसको अगर हम रेखांकित करना चाहें तो बिंदुवार हम रेखांकित कर सकते हैं। पहला बिंदु होगा संप्रेषण की सहजता।
संप्रेषण की सहजता से मतलब है कि संचार माध्यमों में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है वह सहजता से, सरलता से अपनी बात और अपना जो कथ्य है, जो उद्देश्य है, जो वह पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक पहुंचाना चाहती है, जो भाषा, वह आसानी से उसको क्या कर सके, पहुंचा सके और सहजता से पाठक, श्रोता या दर्शक उसे सुन सके, समझ सके। संचार भाषा की पहली विशेषता क्या हो गई? संप्रेषण की सहजता। इसकी दूसरी विशेषता है संक्षिप्तता। संचार माध्यमों में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है, उस भाषा के माध्यम से सूचनाओं को, जानकारी को या तथ्यों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि उनकी एक सीमा होती है। अखबार की भी एक सीमा है, उनका एक तय स्थान है, तय स्पेस है, उससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। रेडियो पे जब आप समाचार या कोई और कार्यक्रम सुनते हैं, ठीक है, तो उसकी भी एक तय सीमा है। टेलीविजन पे भी एक तय सीमा है। तो संक्षेप में बात कैसे लोगों तक पहुंच जाए और उनको समझ में आ जाए, इसका प्रयास किया जाता है। इसलिए संचार भाषा की एक विशेषता होती है संक्षिप्तता, ठीक है, यानी कि गागर में सागर भरना, संक्षेप में सारी बात दर्शकों तक, पाठकों तक या श्रोताओं तक पहुंचा देना। तीसरी विशेषता होती है आकर्षक एवं प्रभावशाली। संचार माध्यमों की जो भाषा होती है वह आकर्षक होती है, प्रभावशाली होती है। आप देखेंगे कि रेडियो एंकर या जो टीवी एंकर होते हैं वो कितने सलीके से व्यवस्थित होकर के बोलते हैं, ठीक है, ताकि उनके बोलने का प्रभाव इतना सुंदर हो कि सुनने वाला व्यक्ति मंत्रमुग्ध होकर उसे क्या करता रहे, सुनता रहे, ठीक है। अगर वह अच्छा नहीं बोलेगा, अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं करेगा, अच्छे से अपनी बात नहीं रखेगा, तो सुनने वाले को उसमें कोई रुचि नहीं जागृत होगी। ठीक उसी प्रकार अखबार और पत्र पत्रिकाओं की जो भाषा है वह आकर्षक, सहज और सरल नहीं होगी, तो पढ़ने वाला व्यक्ति बहुत देर तक उसको पढ़ नहीं पाएगा, उससे वह हट जाएगा या उसको एक ऊब हो जाएगी उसमें। आई बात समझ में? आप देखते ना कि कोई व्यक्ति जब बहुत अच्छा बोलता है तो आपको सुनना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो यही कला होनी चाहिए कि संचार माध्यमों की जो भाषा है वह आकर्षक और प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। और अंतिम गुण है नाटकीयता एवं गतिशीलता। नाटकीयता से मतलब है कि नाटक के तत्व, ठीक है, नाटकीय ढंग से यानी कि रोचक ढंग से जब तथ्यों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, ठीक है, जब कोई बात कही जाती है तो सुनने और देखने वाले के मन में ज़्यादा उत्साह आता है और वह ज़्यादा आनंद के साथ उसको ग्रहण करता है। उदाहरण के तौर पे आप कोई कहानी पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है आपको, लेकिन उसी कहानी को नाटक के रूप में आपकी आंखों के सामने या फिल्म के रूप में आपकी आंखों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसमें ज़्यादा आनंद आता है। लेकिन नाटकीयता के तत्व का मतलब है कि वह उसको रोचक बना देता है, ठीक है। रोचकता बहुत जरूरी है पाठक, दर्शक या श्रोताओं को अपनी तरफ खींचे रखने के लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे मूल रूप से कि नाटकीयता का तत्व, ठीक है, संचार भाषा को और अधिक प्रभावी बनाता है और लोगों के बीच उस विषय वस्तु जो प्रस्तुत किया जा रहा है नाटकीय ढंग से, रोचक ढंग से, उसके प्रति रोचकता या उत्साह पैदा करने में कामयाब हो जाता है। जहाँ तक भारत में संचार माध्यमों की भाषा का सवाल है, ठीक है, तो भारत में संचार माध्यम की जो मूल भाषा है वह है हिंदी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दूरदर्शन पे आप समाचार देखें, रेडियो आप सुने, अब आजकल फेसबुक और ट्विटर इत्यादि पे भी हिंदी भाषा में अपनी बात लोग कहने लगे हैं, लिखने लगे हैं। तो भारत में संचार माध्यम की जो भाषा है वह भाषा हिंदी है। और हिंदी में, क्योंकि हिंदी भाषा की अपनी एक खूबसूरती है, अपनी एक लोच है उसकी ना, तो जिस कारण से बहुत बखूबी वह प्रचार प्रसार जनता के बीच में उसका है। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कितने सारे अखबार जो हैं वो हिंदी में निकलते हैं, पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, एक से एक न्यूज़ चैनल हैं जो हिंदी में चल रहे हैं, और रेडियो पे भी आप समाचार सुनते हैं। तो इस तरह से हिंदुस्तान में संचार माध्यमों में प्रयोग की जाने वाली भाषा है जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, वह भाषा क्या है? हिंदी भाषा। अगला विषय है हमारा सर्जनात्मक भाषा, लैंग्वेज ऑफ क्रिएशन आप कह सकते हैं, क्रिएटिव लैंग्वेज इसको कह सकते हैं। सर्जना का अर्थ होता है रचना करना, क्रिएट करना, कुछ निर्माण करना, कुछ रचना। इस प्रकार आप देखेंगे कि सर्जनात्मक भाषा का प्रयोग
इससे मतलब यह है कि साहित्यिक विधाओं में, गद्य विधा हो गई, पद्य विधा हो गई, गद्य में भी कई रूप हैं उसके, तो साहित्यिक विधाओं में प्रयोग किए जाने वाले भाषा के नूतन रूप का संबंध है सृजनात्मक भाषा। ठीक है, अर्थात ऐसे भी आप सरल ढंग से कह सकते हैं कि वह भाषा जिसमें साहित्यिक रचनाएं हो रही हो या की जाती हो उसे हम सृजनात्मक भाषा कह सकते हैं। हालांकि भाषा की अपनी अपनी एक प्रवृत्ति होती है, हर भाषा की अपनी विशेषता होती है, खूबी होती है, उसकी अपनी सीमाएं भी होती है, लेकिन भाषा विशेष में रचा जाने वाला साहित्य है उसे हम सृजनात्मक भाषा कहते हैं। ठीक है, भारत में बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिसमें साहित्य लिखा जा रहा है, दक्षिण भारत की बहुत सारी भाषाएं, हिंदी हो गई, तो ये सारी भाषाएं सृजनात्मक भाषा के रूप में आती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि लोक भाषा इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि लोक भाषाओं में भी तो रचना है, लेकिन आप देखेंगे कि लोक का साहित्य क्या है, मौखिक साहित्य है। वह परंपरा से चली आ रही, जो श्रुति परंपरा से चली आ रही चीजें हैं उसका निर्वहन है। लेकिन सृजनात्मक साहित्य जो है, वो क्रिएटिव लैंग्वेज जो है, उसमें जो लिखा जाने वाला जो साहित्य है वह व्याकरण के मानकों पे खरा होना चाहिए। भाषा के जो तय मानक हैं उनके ऊपर वह फिट बैठना चाहिए, ऐसा माना जाता है। अपवाद स्वरूप वहाँ कई बार लेखक और रचनाकार छूट की गुंजाइश भी लेते हैं, लेकिन यह माना जाता है या यह तय होता है कि सृजनात्मक साहित्य जो लिखा जाता है, गद्य, नाटक, गद्य की तमाम सारी विधाएं हो गई या कविताएं हो गई, उसमें व्याकरण संबंधी नियमों का पूरा ध्यान रखा जाता है। सामान्य तरीके से देखेंगे तो संवाद करने के लिए, ठीक है, दो तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। एक लोक व्यवहार की भाषा जिसमें हम बातचीत करते हैं, और दूसरा साहित्य रचना या कवि कर्म की भाषा। ठीक है, लोक व्यवहार की जो भाषा होती है वो एकांगी होती है। उसका सिर्फ मतलब ये होता है कि बातचीत कर लें, अपने मन की बात को दूसरे तक पहुंचा दें, दूसरे की बात खुद समझ लें, सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाए। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य यही होता है। लेकिन जो सृजनात्मक भाषा होती है उसका मूल उद्देश्य यह होता है कि संवेदना को, जीवन के तमाम सारे पक्षों को, ठीक है, हमारे समाज में, हमारे समय में जो भी चीजें घट रही हैं, हो रही हैं, उन घटनाओं को, उनके पीछे जो मनोविज्ञान है उसका, ठीक है, सामाजिक जो संदर्भ है उसका, इन सब चीजों की पड़ताल एक साहित्यकार करता है। ठीक है, एक साहित्यकार जब कविता लिखता है, कहानी लिखता है, उपन्यास लिखता है, तो उसके सामने उसके समाज का पूरा जीवंत स्वरूप उपस्थित होता है। उसमें उसकी कुछ कल्पनाएं भी होती हैं। ठीक है, वो जो यथार्थ अपने सामने प्रकट कर रहा है अपनी रचनाओं में, उस यथार्थ की कितनी सारी परतें हैं, ठीक है, उस समय के कितने सारे अंधेरे हैं, उन अंधेरों की शिनाख्त करता है साहित्यकार, उन अंधेरों की पहचान करता है साहित्यकार। इसलिए साहित्यिक भाषा जो होती है, रचना की जो भाषा होती है और आम बोलचाल की जो भाषा होती है, उसमें फर्क हो जाता है। ठीक है, साहित्यिक भाषा जो होती है, साहित्यकार की जो भाषा होती है, वो अलग अलग स्तरों पर होती है। साहित्यकार जब कविता, कहानी या उपन्यास लिखता है तो जरूरी नहीं है कि वो इतना सरल उसको बना दे, इतना सरल उसको बना दे कि यथार्थ और कल्पना के लिए कोई उसमें जगह ही ना बच जाए। जैसे समाचार की भाषा है, समाचार की भाषा जो होती है, तथ्य होता है, उसमें कल्पना के लिए कोई स्पेस नहीं होता है। लेकिन साहित्य में कल्पना के लिए भी जगह है। भविष्य की जो चुनौतियां हैं उनके समाधान की भी संभावनाएं साहित्यकार खोजता है। संवेदना का गहरा स्तर उसकी रचना में व्याप्त होता है। इसलिए जो सृजनात्मक भाषा होती है वह विशेष होती है आम बोलचाल की भाषा से, क्योंकि उसमें मनुष्य की संवेदना, उसके जीवन मूल्य, उसका जो सांस्कृतिक परिवेश है, वो सारी चीजें उसमें ध्वनित होती रहती हैं। इस प्रकार आप सृजनात्मक भाषा की परिभाषा अगर आपको देनी हो तो आप ये कह सकते हैं, जो भाषा अपने समाज, संस्कृति, राष्ट्र आदि की मूल भावनाओं, परंपरा आदि पर आधारित कवि के भावों का अर्थ संप्रेषण आनंद की अनुभूति के माध्यम से करती है, वह सृजनात्मक भाषा कहलाती है। इसमें क्या आ रहा है? समाज आ रहा है, संस्कृति आ रही है, राष्ट्र आ रहा है, उसकी मूल भावनाओं को आनंद की अनुभूति के साथ संप्रेषित करती है, वह क्या कहलाती है? सृजनात्मक भाषा। याद करिए, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की कविता,
हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। है कि नहीं है? हमारा अतीत, हमारा वर्तमान, ठीक है, अतीत क्या था और वर्तमान क्या है, और आने वाले भविष्य को सही बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पे हमें चिंतन करना है। देश की जो दुर्दशा है, स्थिति है, उसका वर्णन किया है उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद भी इसको पढ़ते हुए एक आनंद की अनुभूति होती है कि नहीं? तो साहित्य की विशेषता यह होती है कि वो ट्रेजेडी में भी सुख का अनुभव होता है। आप कोई फिल्म देखते हैं, आप कोई नाटक देखते हैं जो बहुत ही दुखांत होता है, बहुत ट्रेजिक होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस दुखांत का भी एक अपना पढ़ने का, उसको देखने का एक सुख आपको मिलता है। आस्की 2 फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, अंत में नायक मर जाता है ना, ट्रेजिक है, दुखांत है वह, ठीक है। तो दुखांत भी इसलिए कि वह दुख भी मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। तो सृजनात्मक भाषा इसलिए विशिष्ट हो जाती है कि वह सिर्फ बोलचाल के माध्यम की भाषा नहीं होती है, उसमें संपूर्ण मानव समाज, संस्कृति और राष्ट्र के जो तमाम सारे आयाम हैं, उन आयामों का स्पंदन होता है, ठीक है। समाज की पूरी धड़कन सृजनात्मक भाषा में कैद होती है। इसीलिए सृजनात्मक भाषा विशिष्ट होती है आम बोलचाल की भाषा से। संचार भाषा और सृजनात्मक भाषा में अंतर क्या है? कि संचार भाषा का महत्व श्रोताओं और दर्शकों तक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंचना है, ठीक है ना, अपनी प्रभावशीलता और अपने आकर्षण को लेकर के। सृजनात्मक भाषा जो होती है, उसका उद्देश्य लोगों के बीच में पहुंचना नहीं होता है, उसका उद्देश्य समाज और राष्ट्र की जो मूलभूत भावना है उसको ठीक से पिरोकर आनंद के साथ जनता के बीच में ले जाने का काम सृजनात्मक भाषा का होता है, ठीक है। आगे बात समझ में? अब सृजनात्मक भाषा की विशेषता पे बातचीत कर लेते हैं। उसकी कुल 4-5 विशेषता है। उसकी पहली विशेषता यह होती है कि सृजनात्मक भाषा प्रायः व्याकरणिक नियमों से बंधी होती है, ठीक है, उसमें व्याकरणिक नियमों का पालन करना होता है। लेकिन विशिष्ट परिस्थिति में कभी कभी लेखक खास तौर पे पद्य रचना में छूट भी ले लेते हैं, लय के लिए या किसी विशेष बात को प्रस्तुत करने के लिए, तो कभी कभी इसकी छूट भी कवि साहित्यकार ले लेते हैं, ठीक है। सृजनात्मक भाषा की दूसरी विशेषता होती है कि अर्थ संप्रेषण के साथ साथ आनंद की अनुभूति भी साथ साथ चलती रहे, इसका भी साहित्यकार और लेखक ख्याल रखते हैं, क्योंकि साहित्य का एक संबंध मानसिक खुराक से भी है, भावनात्मक खुराक से भी है, ठीक है, कि अर्थ भी संप्रेषित होता चले और पाठक को आनंद भी मिलता चले, ठीक है। जबकि सामान्य बातचीत की भाषा जो होती है उसमें आप जब तक मुहावरे, लोकोक्ति, कहावतों या हंसी मजाक का प्रयोग न करें तो जरूरी नहीं कि आपको आनंद आए, सामान्य ढंग से वो बातचीत चलती है। सृजनात्मक भाषा में आनंद एक अनिवार्य तत्व होता है, ठीक है। तीसरी विशेषता होती है कि आनंद की अनुभूति हो और आनंद के तत्वों का समावेश हो सके, इसलिए कवि साहित्यकार भाषा के कलात्मक रूप का प्रयोग करते हैं, जैसे कि रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार इत्यादि, ताकि साहित्यिक भाषा या सृजनात्मक भाषा अधिक से अधिक प्रभावी होकर लोगों के बीच में पहुंच सके और उनको अत्यधिक आनंद आ सके, ठीक है। चौथी विशेषता होती है कि सृजनात्मक भाषा में अर्थ संप्रेषण के लिए शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। 3 प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षण। जब मैं आपको अभी रस, छंद, अलंकार की क्लासेस आपकी अलग से लूंगा, ठीक है, तो मैं सब बताऊंगा, अलंकार क्या है, अलंकार के प्रकार क्या है, रस क्या है, छंद क्या है, दोहा क्या है, सोरठा क्या है, एक एक चीज बताने वाला हूँ। तो सृजनात्मक भाषा में अर्थ संप्रेषण के लिए शब्द शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षण। विशेषता होती है सृजनात्मक भाषा में वाक्य संरचना साहित्यिक प्रकृति के अनुसार की जाती है, जिसे आप भाषा की कलात्मकता या भाषा शैली भी कह सकते हैं। ये सृजनात्मक भाषा की विशेषता होती है। अब सृजनात्मक भाषा जैसे कि हिंदी की बात करें तो इसके 2 रूप हैं। किसी भी सृजनात्मक भाषा में मूलतः सृजनात्मक भाषा के 2 रूप होते हैं, एक पद्य और एक गद्य। पद्य में कविता, ठीक है, और गद्य में अन्य गद्य विधा जैसे कि कहानी, नाटक, उपन्यास, ठीक है ना, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। अब प्रत्येक गद्य विधा में के भी अलग अलग तत्व होते हैं, जैसे कि नाटक के तत्व हैं, कहानी के तत्व हैं, उपन्यास के तत्व हैं,
ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं और उसी के आधार पर साहित्यकार साहित्य रचना करता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सृजनात्मक भाषा वह महत्वपूर्ण भाषा है, ठीक है, जिसमें विविध प्रकार के साहित्य रचे जाते हैं, लिखे जाते हैं, ठीक है, और उसमें अपने समाज का, अपने राष्ट्र का और अपनी संस्कृति का स्पंदन होता है। भारत में बहुत सारी सृजनात्मक भाषाएं हैं, लेकिन मूल रूप से हिंदी का व्यापक प्रचार प्रसार भारत में है सृजनात्मक भाषा के रूप में। दक्षिण भारत या अन्य भाषाओं में बांग्ला साहित्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तमिल और तेलुगु में भी बहुत सारा साहित्य लिखा गया है, उसे भी हम सृजनात्मक भाषा का रूप देते हैं। लेकिन मूल रूप से बहुत अधिक विपुल साहित्य, अगर हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों की बात करें तो इस संदर्भ में हिंदी भाषा एक महत्वपूर्ण सृजनात्मक भाषा है। और इसलिए भी कि देखें कि हिंदी समय के साथ साथ कैसे नवीन प्रयोगों को स्वीकार कर रही है अपने अंदर। भाषा के जो नवीन प्रयोग हो रहे हैं उसको भी हिंदी स्वीकार कर रही है कि नहीं कर रही है। अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। वाक्य संरचना में भी थोड़ी बहुत छूट ले लेता है साहित्यकार या लेखक। तो सृजनात्मक भाषा का यह विशेष गुण होता है, वह जीवित ही इसलिए रहती है कि उसमें एक लोच होता है और वह निरंतर गतिशील रहती है, निरंतर प्रवाहपूर्ण बनी रहती है। जबकि संचार भाषा का मतलब संचार माध्यमों में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है। और संचार माध्यम कौन कौन से हैं? पत्र पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है। आई बात समझ में? तो संचार माध्यम की जो भाषा होती है वो सरल और सपाट होती है, संक्षिप्तता होती है, ठीक है। साहित्यिक भाषा को या साहित्य के विषय को संक्षेप में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मूलभूत जो अंतर है वो सब आप दोनों को जब पढ़ेंगे, दोनों बातें जब आपको बता दी गई तो दोनों में अंतर आप निकाल सकते हैं। स्पष्ट है? चलो ठीक है।